ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। मित्रों, आज मन बड़ा दुखी है और दुख का कारण है गुजरात के शहर अहमदाबाद में भीषण विमान दुर्घटना। मित्रों, किसी भी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से तुलना नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि जो फलाना आदमी मरा है वो गलत है और जो ये मरा था वो सही है। यह मौत में नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब नुकसान बहुत हो तो उसमें आकलन किया जाता है कि कौन नुकसान नहीं होता तो अच्छा होता। मैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के मरने पर खुश नहीं हूं। मुझे अफसोस है कि जो डॉक्टर्स वहां पर मारे गए हैं वो देश के भविष्य थे, नौनिहाल थे। वैसे हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। एक डॉक्टर परिवार जो लंदन जाकर के परमानेंट बसने जा रहा था, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। दुख के इस घड़ी में मैं उन समस्त परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इसकी निष्पक्ष, गहरी और सच्चाई से जांच हो। सोशल मीडिया पर कई बार अनसोशल खबरें तैरती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ यात्री उतर गए, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था, एसी चल नहीं रहा था, अखबार से हवा कर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम भी कभी कभी जहाज में सफर करते हैं और सुन रहे हैं कि जहाज जब भी फ्लाई करती है तो कई चरण में उसका टेस्ट होता है और सारे पैरामीटर ओके होने के बाद भी वो उड़ता है, क्योंकि वो जहाज में पायलट की भी तो जान है। उसका जान कीमती नहीं है, वो भी अपने परिवार के लिए पूरा संसार होता है। तो मैं नहीं समझ रहा कि इतनी अस्त स्थिति में पायलट खुद के जान का भी जोखिम लिया होगा। तो आप किसी बहकावे में न आए। आप जांच एजेंसियों के जांच का इंतजार करें। निष्पक्ष जांच आएगी तब जा करके इसका पता आएगा कि क्या हुआ है। जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एविएशन सेक्टर को एक लेसन मिलेगी कि क्या हुआ था कि इतनी बड़ी हादसा हुई और उसके बचाव के उपाय एविएशन सेक्टर से जुड़े लोग करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह सिर्फ भारत का मामला नहीं है। आप लोगों में से किन लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब हवाई दुर्घटना होता है तो उसकी जांच इंटरनेशनल हवाई सिक्योरिटी टीम करती है और वो दुनिया भर के हवाई सेवा में जुड़े हुए कंपनियों को बताती है कि किस वजह से यह दुर्घटना हुआ, क्योंकि वो भी अपने यहाँ इस बात का प्रिकॉशंस लें। तो यह मामला भारत के जांच एजेंसी की बात नहीं है जो राजनीतिक दबाव में काम आएगी। नहीं, यह इंटरनेशनल मामला है, क्योंकि जहाज एक्सीडेंट का जांच इंटरनेशनली होती है और उसमें किसी की दबाव काम नहीं करती है। सिर्फ तथ्य सामने आता है और सच्चाई सामने आता है। तो सच्चाई सामने आएगी, तथ्य सामने आएगा और आगे के उड़ानों में उसका इस्तेमाल होगा ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। हम प्रार्थना करते हैं कि उस तकनीक का इस्तेमाल के बगैर ही इस तरह की कोई घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि मौत देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। खैर, उन तमाम मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना के साथ उनके मृतकों के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मित्रों, आज चर्चा है बिहार चुनाव किस मुद्दे पर हो, क्योंकि हवाई दुर्घटना तो हर जगह है, तो मैं भी उसी पर चर्चा करूं। तो मेरे इस चैनल का स्लोगन है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो सभी समाचार चैनलों पर हवाई दुर्घटना का प्रसारण, सीधा प्रसारण हो रहा है और मैं करूं तो फिर मेरे होने का क्या मतलब है। चर्चा करते हैं बिहार चुनाव। मित्रों, बिहार चुनाव के पहले कई तरह की एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ टेस्टेड। सबसे पहली बार बिहार चुनाव में केंद्र सरकार का जातीय जनगणना का अनाउंस के बाद चुनाव होने जा रहा है। वैसे भी यूपी, बिहार जातीय मुद्दे पर ही चुनाव होता आता है। अब उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ जब केंद्र सरकार ने भी उसमें अपना वाला रोल प्ले किया कि हम जातीय जनगणना करेंगे। उसके पहले जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ सरकार में थे
तो उन्होंने सर्वेक्षण करवाया था, क्योंकि जनगणना वो करवा नहीं सकते थे, जनगणना का काम केंद्र का है। लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए, अपने मतदाताओं को अपना मैसेज देने के लिए कि मैं जातीय जनगणना के पक्ष में हूँ, उन्होंने जातीय सर्वेक्षण कराया था और कुछ अनाप शनाप डाटा लोगों को बताया था। हालांकि उस डाटा को मैं नहीं मानता, लेकिन अब जो विधिवत होगा, जिसकी लीगल वैलिडिटी भी है, तो निखर के आएगा, खुल के आएगा, सामने आएगा कि कौन कितने पानी में है। खैर, मेरा अपना मानना है कि चुनाव किस मुद्दे पर हो। कोई कह रहा है कि भाई युवाओं के मुद्दे पर होगा, चिराग पासवान, तेजस्वी, नीतीश जी का लड़का और प्रशांत किशोर, ये सारे युवा हैं, तो क्या इनके मुद्दे पर होगा। कोई कह रहा है कि जी नहीं, भाजपा और राजद के बीच होगा, कोई कह रहा है कि जनता दल और फलाने में होगा। मेरा यह विषय नहीं है कि भाजपा और राजद के बीच चुनाव होगा या जनता दल और राजद के बीच होगा या किसके बीच होगा या चिराग और तेजस्वी के बीच होगा या प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच होगा। मेरा ये मुद्दा ही नहीं। मेरा मुद्दा हो कि चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए, बिहार में कौन सा मुद्दा प्राथमिकता से सामने आए और उसको सामने रख करके लोग मतदाता के पास जाए। मित्रों, बिहार में क्या है पहले जान लीजिए, या मैं ये कहूं कि बिहार में क्या नहीं है यह जान लीजिए, तो शायद जीरो होगा। क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिहार में नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध के जमाने से लेकर के राजेंद्र प्रसाद के जमाने तक एक से एक IAS ऑफिसर से लेकर के वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद, कलाकार, हर क्षेत्र के लोग हैं। अगर क्रिकेट में वहां सबा करीम है, तो सिनेमा में शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन है, और भी कई लोग, मनोज तिवारी भी है। IAS की तो गिनती ही नहीं किया जा सकता। मैं जिस भारत के राजधानी दिल्ली में बैठा हूं, यहाँ के टॉप 10 IAS अफसर में बिहार के ही लोग हैं। अभी जो रक्षा सचिव साहब हैं वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इसके पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो पहले गृह सचिव में थे, वो बिहार कैडर के थे। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं है विद्वता में जो बिहार में नहीं है। बिहार में पावन पवित्र नदियां हैं, उपजाऊ भूमि है, शानदार 4 मौसम है और मेहनती इंसान है। बिहार के लोग दुनिया के कोने कोने में जा करके अपने मेहनत से वहां का वातावरण को चेंज कर देते हैं। अपने मेहनत के बल पर दुनिया के कारखाना को चलाते हैं। अपने मेहनत के बल पर देश भर के कई राज्यों के प्रशासन को चलाते हैं। लेकिन जब वो बिहार में आते हैं तो पंगु हो जाते हैं या पंगु बना दिए जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहारियों को इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि नेता क्यों आगे आएगा। अगर नेता सही मुद्दे पर आगे आ जाएगा तो तेजस्वी किस नाम पर वोट मांगेगा? 9वीं फेल के नाम पर, लालू जी के बेटा होने के नाम पर, या अहिर होने के नाम पर? क्या उसके पास है? प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर चुनाव मांगेगा? अब तक तो उसने कुछ किया नहीं, तो क्या करेगा, क्या कहेगा? नीतीश कुमार किस मुद्दे पर चुनाव मांगेंगे? भाई 30-35 साल 90 से तो आप ही और लालू जी आधा आधा समय पर रहे हैं, और आप दोनों ने देश भर में, बिहार में मजदूर सप्लाई का काम किया है। देश भर को मजदूर सप्लाई आपने दिया है। आपकी योग्यता यही है कि लालू जी कौन है भाई? पूरे देश नहीं, दुनिया भर में मजदूर सप्लाई का सबसे बड़ा ठेकेदार है। आप यही किए हैं। उसके बाद प्रशासक नाम पर सिफर है आप लोग। जब जिसकी मर्जी होता है वही गोली मार जाता है, जब जिसकी मर्जी आती है वही छिंटाई कर ले जाता है। सड़कें के नाम पर कुछ नहीं है। बिजली पानी की व्यवस्था इतनी खराब और लचर है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो किस बात में मानेंगे? इसलिए वो आपके सामने आएंगे जाति का कार्ड लेकर के, धर्म का कार्ड लेकर के, क्षेत्र का कार्ड लेके, इसकी बुराई उसकी बुराई का कार्ड लेकर। उसके जगह आप अपना कार्ड उनके सामने रखिए। 2-3 चीजें जो मैं आपके सामने रखता हूं वो आप सुन लीजिएगा। मित्रों, बिहार में पावन पवित्र नदियां हैं। मैं अपने यहां से शुरू करता हूं। मैं बलिया का रहने वाला हूं और मेरा गांव बलिया का अंतिम गांव है। मेरे बाद बिहार शुरू हो जाता है। मेरे पूर्व सिरा से छपरा जिला शुरू होता है और दक्षिण दिशा से आरा जिला शुरू होता है, और थोड़ा इस तरफ आएंगे तो सिवान शुरू हो जाता है, गोपालगंज सिवान मतलब। और इसकी सीमांकन कहां से होती है? नदी से। नदी आएगी, सरयू नदी, घाघरा नदी और गंगा नदी। ये नदियां हमारे आजू बाजू से हैं, मतलब बिहार से, मतलब यहीं से नदी शुरू हो जाता है। उसके बाद गंडक पटना में है, और भी नदियों से भरा पड़ा है बिहार। मतलब अगर हम पानी से संबंधित उद्योग लगाएं, पानी से संबंधित व्यवसाय करें,
पानी से संबंधित काम करे, जैसे मछली पालन हो गया, नौकायन हो गया, या पन बिजली परियोजना जैसा कुछ कार्यक्रम हो गया, या और भी कई चीजें हैं, पानी को फिल्टर करके सप्लाई करने का काम है। हम आजकल हर जगह मिनरल वाटर है, क्योंकि पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा, बिहार के आरा उरा जिला में बड़ा आर्सेनिक की मात्रा है, कई लोगों को कई तरह की चर्म रोग की बीमारी है। लेकिन किसी भी राजनेता ने आर्सेनिक मुक्त पानी करने का चुनावी वादा नहीं किया है कि आप आइएगा और मैं आर्सेनिक युक्त पानी करूंगा, पानी को आर्सेनिक युक्त बनाने का प्रयास करूंगा, या यह चीज जानने का प्रयास करूंगा कि आर्सेनिक क्यों आ रहा है। राजकुमार अनुरागी हैं, एक प्रखर पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया है, मेरे लिए तो लाभप्रद होगा, आपको भी होगा। मैं जरा पढ़ के बताता हूँ। आपने लिखा है कि बिहार में सुशासन के नाम से जानी जाने वाली नीतीश सरकार में वो सब है जिसके होने से लालू के शासन को जंगल राज कहा गया है। यानी आज उस जंगल राज से तनिक भी कम स्थिति नहीं है। राजकुमार अनुरागी भाई, मैं वही तो कहा, मैंने तो दोनों आदमी को कहा कि किसी ने कुछ भी बढ़िया नहीं किया। मैं ना तो लालू जी की कम किया, ना ही नीतीश जी कम। मैंने दोनों ही लोग बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए तो ये लोग जाति जनगणना और फलाने ढिमाके पर चुनाव मांग रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं उनको हटाइए, उनके मुद्दे को अपना मुद्दा लगाइए, अपना मुद्दा लगाइए कि भाई बिहार में आज बिहार के कंप्यूटर इंजीनियर दुनिया भर के कंप्यूटर कंपनियों को चलाते हैं। सॉफ्टवेयर की पूरी इंडस्ट्री बिहारी बच्चों से सराबार है, जिसके लिए कोई बहुत बड़ा बिजली की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा आईटी पार्क की जरूरत नहीं है। पटना के गांधी मैदान के कोने में जहां वो भूजा और झालमुरी बेचते हैं, अगर उस कोने में एक 3 मंजिला मकान बना दिया जाए और उसमें 15-20 कमरा बना दिया जाए तो सॉफ्टवेयर की पूरी कंपनी वहां लग सकती है। आजकल ऑनलाइन है, मैं अपने घर से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, वाईफाई हर जगह है और हर हाथ में मोबाइल है, और 1.5 GB डाटा सबके पास करीब करीब है। उतने से लड़के अपने घर से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, कई तरह का काम कर रहे हैं। सिर्फ उनको प्रोत्साहित देने की जरूरत है। इन सब मुद्दों पर बिहार में चुनाव हो। बिहार में किसानी एक बहुत बड़ा काम है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पिताजी या उनके पिताजी का जमाना था तो मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे दादाजी को सरकारी नौकरी के लिए लोग पकड़ के लेके जा रहे थे, वो छुप गए थे, क्योंकि उस वक्त नौकरी को चाकरी कहा जाता था, बहुत छोटी मानी जाती थी। उत्तम फेदी मध्यम व्यापार नीच चाकरी माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि मतलब जो खेती है वो उत्तम काम है, मध्यम का व्यवसाय है, और नौकरी एकदम नीच काम है। आज उल्टा हो गया है। आज अगर नौकरी नहीं है तो ब्याह नहीं हो रहा है, खेत चाहे जितना हो। मेरे हिस्से तक खेत पूछा जाता था कि बबुआ के पास कितना खेत है, अब खेत का पूछ ही नहीं रहा, बोला बबुआ की नौकरी कितनी है। तो कम से कम खेती को वापस सम्मानपूर्ण स्थिति में लाने के लिए कृषि को प्रधानता दिया जाए। अब उसके लिए MSP देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो देश के अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम है। रसायन युक्त खाद नहीं, रसायन मुक्त खाद को प्रोत्साहित देना चाहिए। और पशुपालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि आपको 2 उदाहरण, एक आदमी का नाम रखूंगा, पता ना वो बुरा मान जाए, कि एक आदमी दिल्ली में समाचार चैनलों पर काम करता था। चैनलों की स्थिति खराब है, रोज खुलती है रोज बंद होती है और बड़ा स्ट्रगल है। वो आदमी जब जाने लगा तो उसके कुछ PF के पैसा रह गए थे, तो मेरे से बोला कि राकेश भाई मेरा PF को पैसा निकलवा दो। मैं निकलवा दूंगा यार, इसमें मेरा काम नहीं, तो जरा कर देना भाई। मैं पैसा निकाला, उसका 65,000 रुपया निकला, 68,000 कुछ रुपया। और उसने बोला राकेश भाई बड़ा आपका एहसान है, मैं एक व्यवसाय शुरू कर रहा हूं, आपको 2-3 महीने बाद बताऊंगा। उस लड़के की उदाहरण मानिए और आप सब उससे लाभान्वित हुए। वो लड़का गया तो हुआ क्या था कि उसके यहाँ, हमारे यहाँ जो कोयले ईंट भट्टे की जो चिमनी होती है, उसके लिए लोग मिट्टी खरीदते हैं। हमारे भी परिवार में एक आदमी की चिमनी थी, तो वो मिट्टी खरीदते थे, मतलब गड्ढा करके मिट्टी बनाते थे। उसका ईंट भट्टा का काम बैठ गया था। तो हुआ क्या कि वो गड्ढों को समझ में नहीं आता उसको क्या करे। तो हमने उसको सलाह दिया कि तुम गड्ढों को और गड्ढा करवा दो और मछली पालन का काम करो। उसने क्या करा कि उन गड्ढों को एक कर दिया, क्योंकि बीच में मिट्टी नापने के लिए दीवालें होती, सब दीवालें हटवा दिया, एक बहुत बड़ा तालाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। उस पर उसने मछली डाला, किनारे पर पेड़ लगाया,
बतख पालन किया उसने, बकरी का पालन किया और मछली का पालन किया और उसके बगल में सब्जी का खेती किया। आज उसके पास बड़ी गाड़ी में चलता है और कहता भैया हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे व्यापारी लोग मुर्गी पालन वाले अंडा लेने के लिए आ जाते हैं और देखिए उसका फायदा देखिए, मुर्गियां पानी में तैरती हैं, वो बीट करती हैं, वो मछलियों का भोजन है। अब बतख पानी में तैरते हैं, बतख वो जो मरे हुए मछली होते हैं जो तैर के ऊपर आते हैं वो उनका भोजन करते हैं, जो बड़ी मछलियां होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, बतख का आहार है। उसके बाद बकरी पालन है, बकरी पालन का जो उसका जो हमारे यहाँ लेडी बोलते हैं, जो उसका वेस्ट होता है उसे खेतों में डाला जा रहा है और उत्तम क्लास का सब्जी हो रहा है। वो बिना किसी सरकारी संसाधन, बिना किसी सरकारी साधन, बिना किसी सरकारी सहायता का कर रहा है। और आज का रेट है भैया 25-30 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और दिल्ली में जो मिनिमम वेजेज है उससे डबल मैं इनको देता हूँ। मतलब आप समझिए कि दिल्ली में 18,000 रुपये मिनिमम वेजेज है, मतलब वो 25-30 रुपये दे रहा है और लोग उसके साथ सहायता के लिए, खुद के सहायता के लिए काम करते हैं। हालांकि स्वयंसेवी संस्थाओं के बगैर भी कई लोग, जैसे लिज्जत पापड़ उद्योग है, मदर डेयरी है, यह सब किसी सरकार के सहायता से नहीं चलती या स्वयंसेवी लोगों ने ही किया हुआ है। तो अगर बिहार में इन चीजों को मैं तो 2-3 चीजें बताया, कुछ विशेषज्ञ इसको शोध करें कि बिहार में क्या हो सकता है और उसी को चुनावी मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि जाति का, धर्म का, क्षेत्र का जो मुद्दा बनेगा तो वही लड़ाई घूम फिर कर रामविलास पासवान का बेटा, लालू प्रसाद का बेटा, नीतीश कुमार का बेटा और अब एक सभी राजनीतिक दल का बेटा के हैसियत पा जाने वाला प्रशांत किशोर के बीच में लड़ाई होगी और साजिश के तहत या इन्हीं सब मुद्दों को आगे लाएंगे और बाकी सबको पीछे छोड़ देंगे। मतलब कोई मुद्दा सामने आ ही ना पावे, इसीलिए लड़ाई सब इन्हीं के बीच में रह जावे। इसीलिए जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, जंगल राज का, अमंगल राज का, तेरे जमाने का, मेरे जमाने की चर्चा करते हैं। लेकिन बिहार के विद्वान मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप अपना अकल लगाएं, किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए और अपना मुद्दा सामने रखें और उसी पर मतदान करें। नेताओं को मजबूर करें अपने मुद्दे के साथ जुड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना हित अपने लिए देखेंगे, किसी नेता के जंजाल में, किसी नेता के बहकावे में ना आएंगे और तभी जाकर के आपका संपूर्ण विकास होगा। जिस तरह से इन नेताओं का विकास हुआ है उस तरह से आपका विकास होगा। आपका विकास हो, इस प्रार्थना के साथ, उम्मीद के साथ मैं राकेश पवार आप सबको शासन प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और समस्त मतदाता की जागरूकता की जय।